हेलो दोस्तों, आज हम लोग मराठा राज्य और संघ के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। इसमें शिवाजी के विषय में देखेंगे। शिवाजी का जन्म सिवनेर के किले में अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई, जो कि देवगिरी के जागीरदार यादव राय की पुत्री तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवनेरी देवी के नाम पर इनको शिवाजी नाम दिया गया। इनकी माताजी ने प्रारंभ से ही इनको राष्ट्र तथा धर्म की रक्षा हेतु प्रेरित किया। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे, जो पूना स्थित शाहजी की जागीर की देखभाल करते थे। शिवाजी पर धरकरी संप्रदाय अपने गुरु समर्थ रामदास का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई निम्बालकर थीं तथा दूसरी पत्नी पुल्लाबाई थीं, जो सती हो गई थीं। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर खुद बीजापुर में नौकरी कर ली। अगला स्टेप है मराठा शक्ति का अभ्युदय। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय होना तत्कालीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। मराठे शीघ्र ही संपूर्ण भारतीय पटल पर छा गए और कुछ समय बाद ही इनका पतन भी हो गया। मराठों के उदय के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं, जिसमें पहला कारक है बहमनी शासकों ने मराठों को प्रशासन और सेना में जगह देकर आत्मविश्वास पैदा किया। मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध में मराठों का प्रयोग करके मराठा घुड़सवारों के आत्मविश्वास को और ऊंचाई दी थी। मुगलों के विरुद्ध मराठे न केवल लड़े बल्कि जीते भी। इससे मराठों को अत्यधिक आत्मबल प्राप्त हुआ। तत्कालीन मराठा समाज में चल रहे भक्ति आंदोलनों में भी मराठों के उदय में एक निश्चित भूमिका निभाई। अगला कारक है उदाहरण के लिए समर्थ गुरु रामदास ने अपनी पुस्तक 10 बोध में कर्म दर्शन का उपदेश दिया और संभाजी को महाराष्ट्र धर्म का प्रचार करने को प्रोत्साहित किया। अगला कारक था भक्ति आंदोलन ने समाज को रूढ़ियों से मुक्त करने की दिशा में कार्य किया। साथ ही मराठी भाषा के उपयोग ने संतों की शिक्षाओं से सभी को जोड़ा। फलतः अलग मराठा पहचान तथा मराठा राष्ट्रवाद का उभार हुआ। महाराष्ट्र की पठारी भूमि किलों के निर्माण तथा गुरिल्ला युद्ध के लिए उपयुक्त थी। शिवाजी के रूप में मराठों को एक चमत्कारिक नेता मिला। इसमें मराठा समाज के विविध तत्वों को संगठित करने की अद्भुत क्षमता थी। ये अपने जीते जी ही किंवदंती बन गए थे और इन्होंने मराठों के आत्मविश्वास तथा महत्वाकांक्षा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने एक के बाद एक सैन्य सफलताएं अर्जित करके एक सुदृढ़ मराठा राज्य की नींव डाली। इन सभी कारकों के साथ जब मराठों को योग्य नेतृत्व प्राप्त हुआ तो उनका एक शक्ति के रूप में उदय होना स्वाभाविक था। अगला स्टेप है शिवाजी के सैन्य अभियान। शिवाजी ने अपना पहला सैन्य अभियान बीजापुर के विरुद्ध किया तथा 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ का किला जीता। इसके बाद 1646 व 1647 ईस्वी तक में तोरण तथा मुरुम्बगढ़ को जीता था और 1647 ईस्वी में कोंडाना विजय प्राप्त किया। कोंडाना विजय के बाद बीजापुर दरबार ने शिवाजी के पिता शाहजी भोसले पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें कैद कर लिया। फलतः शिवाजी ने अपने पिता की मुक्ति हेतु कोंडाना का किला छोड़ दिया। 1654 ईस्वी में इन्होंने पुरंदर का किला नीलोजी नीलकंठ से जीता तथा 1656 ईस्वी में चंद्रराव मोरे सेजावली का किला जीता था। इससे इन्हें वीर मावली सैनिकों की सेवाएं भी मिल गई थीं। अप्रैल 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। किसने? शिवाजी ने। 1656 ईस्वी तक शिवाजी ने चाकन, पुरुदर, बारामती, सूपा, तिकोना तथा लोहगढ़ के किलों पर भी अधिकार कर लिया। 1657 ईस्वी में अहमदनगर तथा जुन्नार पर आक्रमण के समय इन्होंने पहली बार मुगलों यानी औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों का सामना किया। बीजापुर से संघर्ष
शिवाजी की सफलताओं से उद्वेलित बीजापुर ने प्रख्यात सरदार अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने भेजा। इसने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को भेज करके प्रतापगढ़ के जंगल में मिलने की इच्छा जताई। यहीं शिवाजी को अफजल खां के षड्यंत्र का पता चला। फलतः इन्होंने अफजल खां को उसी की भाषा में जवाब देने का निर्णय किया। इनके साथ 2 अंगरक्षक जीव महल तथा शंभूजी कावजी थे। शंभूजी व कावजी इनके अंगरक्षक थे। किसके? शिवाजी के। मराठा सेना नेताजी पालकर तथा मोरो पिंगले के नेतृत्व में जंगल में तैयार खड़ी थी। अफजल खां के अंगरक्षकों में एक सैयद बांदा प्रख्यात तलवारबाज भी थे। शिवाजी ने गोपीनाथ को दूत बनाकर अफजल खां के पास भेजा। नवंबर 1659 ईस्वी को प्रतापगढ़ के दक्षिण में पार नामक स्थान पर अफजल खां ने धोखे से शिवाजी की हत्या का प्रयास किया, परंतु वह स्वयं मारा गया तथा मराठा सेना ने बीजापुर की सेना को बुरी तरह हराया तथा कोंकण, कोल्हापुर व पन्हाला के किले पर अधिकार कर लिया। अतः बीजापुर के शासक ने शिवाजी को स्वतंत्र शासक मान लिया। मुगलों से संघर्ष। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर शिवाजी को समाप्त करने का आदेश दिया। इसने बीजापुर के साथ मिलकर कुछ युद्धों में मराठों के विरुद्ध सफलता भी पाई, परंतु 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को रात्रि के समय शिवाजी ने दुस्साहसपूर्ण कारनामा कर अंजाम देते हुए शाइस्ता खां के पूना शिविर में घुसकर हमला कर दिया। शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया, परंतु वह भाग निकला। उसका पुत्र फतेह खां मारा गया। इससे शिवाजी का नाम घर घर में चर्चित हो गया। दूसरी ओर मुगलों की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा। क्रुद्ध औरंगजेब ने शाइस्ता खां को वापस बुला लिया और उसको बंगाल भेज दिया। मराठों ने 1664 ईस्वी में सूरत को प्रथम बार लूट लिया। इसका वर्णन जॉन ऑक्साइडन द्वारा मिलता है। बाध्य होकर औरंगजेब ने आमेर के कछवाहा सरदार जय सिंह को असीम अधिकारों से युक्त करके दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इसने शिवाजी को संधि के लिए बाध्य कर दिया। किसने? जय सिंह ने। फलतः पुरंदर की संधि हुई 22 जून 1665 ईस्वी को, जिसके अनुसार शिवाजी को अपने 33 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया तथा शिवाजी ने मुगलों की तरफ से बीजापुर के विरुद्ध युद्ध एवं सेवा करने का वचन दिया। इस संधि के समय मनुची भी उपस्थित था। इसी क्रम में किसवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे 1666 ईस्वी में, परंतु दरबार में अपमानित महसूस कर ये बाहर चले आए तथा इन्हें जयपुर महल में कैद कर लिया गया। यद्यपि राम सिंह, जो कि जयसिंह का पुत्र था, राम सिंह जयसिंह का पुत्र था, इसने इनकी सुरक्षा की गारंटी भी ली थी। ये अपने हमशक्ल होरजी फरजंद को अपनी जगह लिटाकर भाग निकले। सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचकर उन्होंने दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से संधि प्रस्ताव रखा, जिसे औरंगजेब ने स्वीकार कर लिया 1668 ईस्वी में। औरंगजेब ने इन्हें राजा की उपाधि दी। किसको? शिवाजी को। 1670 में सिंहगढ़ यानी कोंडाना का किला जीता। शिवाजी ने 1670 ईस्वी में सूरत में दूसरी बार लूट की थी। 1671 ईस्वी में सलेहर दुर्ग को जीत लिया। 1672 में बीजापुर से पन्हाला दुर्ग को जीत लिया। शिवाजी का राज्याभिषेक के विषय में देखेंगे। 16 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट अथवा गंगा भट्ट ने किया। विश्वेश्वर भट्ट ने कायस्थ धर्म प्रतीप नामक ग्रंथ की रचना भी की थी, जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उनका संबंध उदयपुर के राजपूत राजवंश से स्थापित किया गया। इस अवसर पर हेनरी ऑक्साइडन उपस्थित था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ली तथा हिंदू धर्म की रक्षा का प्रण लिया। हैंदव धर्मोद्धारक व गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की। किसने? शिवाजी ने।
1678 ईस्वी में शिवाजी ने जिंजी का किला जीत लिया, इसे दक्षिणी भागों की राजधानी बनाया। यह उनकी अंतिम विजय थी। जिंजी का किला, अंतिम विजय शिवाजी की। अपने पुत्र संभाजी के कारण वह अत्यंत दुखित थे। संभाजी मुगल सूबेदार दिलेर खां से जाकर मिल गया था। इसे वापस लौटने पर शिवाजी ने कैद करवा दिया और शिवाजी की मृत्यु के समय 1680 ईस्वी में वो पन्हाला के किले में कैद था। शिवाजी की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य पश्चिमी घाट से लेकर कल्याण और गोवा के बीच के कोंकण प्रदेश तक और दक्षिण में कर्नाटक के पश्चिम में बेलगांव से तुंगभद्रा के तट पर विलारी जिले तक फैला था। ये शिवाजी का क्षेत्र था। शिवाजी का प्रशासन। शिवाजी का राजत्व प्राचीन हिंदू आदर्शों पर आधारित था। उनका साम्राज्य वस्तुतः दो भागों में विभक्त था। प्रथम वह भाग जो सीधे शिवाजी मराठों के अधीन था और स्वराज मुल्क एक कदीम कहलाता था, तथा द्वितीय वह क्षेत्र जो मुगलों अथवा बीजापुर के अधिकार में था, परंतु शिवाजी यानी मराठे वहां चौथ वसूलते थे। चौथ क्या है? एक प्रकार का टैक्स था, लगान थी। शिवाजी ने रघुनाथ पंडित हनुमंते के निरीक्षण में राज्य व्यवहार कोश नाम से शासकीय शब्दावली का शब्दकोश भी तैयार करवाया था। शिवाजी के प्रशासन में राजा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक था। राजा ही प्रशासन का प्रधान सर्वोच्च सेनापति तथा न्यायाधीश था। राजा को सलाह देने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था जो अष्टप्रधान कहलाता था। इम्पोर्टेंट है ये अष्टप्रधान। ये कोई मंत्रिमंडल नहीं था एवं इनका कार्य राजा को सलाह देना मात्र था। परामर्शक की भूमिका निभाते थे अष्टप्रधान। राज्य प्रांत अथवा सरसूबा में बटा था। राज्य प्रांत जो था वो सरसूबा में बटा हुआ था। प्रांत का प्रमुख अधिकारी सरसूबेदार अथवा सर ए कारकून अथवा मुख्य देशाधिकारी कहलाता था। प्रांत महलों में विभक्त था। महाल का अधिकारी सरहवलदार कहलाता था। महाल, सरहवलदार। महाल में कई तरफ होते थे जिनका प्रमुख हवलदार होता था। गांव मौजा सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रमुख पटेल या पाटिल होता था। इनका सहायक कुलकर्णी कहलाता था। भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की व्यवस्था पर आधारित थी, जहां कृषकों से सीधे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया। यह एक प्रकार से रैयतवाड़ी व्यवस्था जैसी थी, अंग्रेजों की रैयतवाड़ी व्यवस्था जैसी थी। परंतु शिवाजी जमींदारी यानी देशमुखी व्यवस्था समाप्त नहीं कर पाए। शिवाजी ने रस्सी द्वारा भूमि माप की जगह काठी एवं मानक छड़ी जरीब के प्रयोग को प्रारंभ किया। इम्पॉर्टेंट है, 1670 ईस्वी में अन्नाजी दत्तों ने व्यापक स्तर पर भू सर्वेक्षण करवाया। भू राजस्व उपज का 33% था तथा बाद में 40% हो गया जब शिवाजी ने अन्य करों एवं चुंगियों का समाप्त कर दिया। चौथ पड़ोसी राज्य की आय का चौथाई यानी 1/4 हिस्सा होती थी। चौथ बदले में मराठा आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन भी मिलता था। सरदेशमुखी भी पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। यह पड़ोसी राज्य की आय का 10% या उसका 10वां हिस्सा होता था। यह कर या टैक्स शिवाजी उस क्षेत्र के सबसे बड़े देशमुख सरदेशमुखी होने के नाते लेते थे। मिरास पट्टी या सिंहासन पट्टी एक उपकर था। टैक्स का एक छोटा रूप था। मतदाम विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया टैक्स था। मतदाम कर्जा पट्टी या जस्ती पट्टी जमींदारों पर लगने वाला असाधारण कर था। बाबती चौथ की आय का 1/4 भाग राजा के लिए था, 1/4 भाग बाबती। और सहोत्रा चौथ की आय का 6% पंत सचिव के लिए सुरक्षित होता था। सहोत्रा नाद गुंडा चौथ की आय का 3% राजा की इच्छा पर निर्भर था, तो ये टैक्स कहलाता था नाद गुंडा। अष्टप्रधान के विषय में देखते हैं।
पेशवा अथवा मुख्य प्रधान यह प्रधानमंत्री था तथा संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करता था। सरकारी पत्रों पर राजा के नीचे इसकी मुहर लगती थी। अमात्य अथवा मजमुआदार यह वित्त एवं राजस्व मंत्री था। वाकिया नवीस अथवा मंत्री राजा तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों की खबर रखता था। कौन? वाकिया नवीस अथवा मंत्री। सुरू नवीस यह सचिव राजकीय पत्र व्यवहार तथा परगने का हिसाब देखता था। कौन? सुरू नवीस। इसे चिटनिस भी कहते थे, इसे गृह मंत्री भी कह सकते हैं। दबीर या सुमंत ये विदेश मंत्री था। अगला है सर ए नौबत अथवा सेनापति, सेना संबंधी कार्य देखता था। पंडित राव अनुदान से संबंधित था। न्यायाधीश राजा के बाद ये ही मुख्य न्यायाधिकारी था। इन 8 मंत्रियों में न्यायाधीश व पंडित राव को छोड़कर सभी मंत्रियों को सैनिक कार्यों व आक्रमणों में भाग लेना होता था। शिवाजी का सैन्य प्रशासन के विषय में देखेंगे। इसमें है शिवाजी ने एक नियमित तथा स्थायी सेना रखी हुई थी। सेना का मुख्य भाग पैदल और घुड़सवार सेना थी। घुड़सवार सेना 2 भागों में बटी हुई थी। पहला है बरगीर, वे घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे, ये शाही घुड़सवार थे। और दूसरा है सिलेदार, ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। 25 अश्वारोहियों की एक टुकड़ी होती थी जिसे एक भिस्ती एवं नालबंद प्रदान किया जाता था। 25 घुड़सवार एक हवलदार के अधीन होते थे और 5 हवलदार एक जुमलादार के अधीन होते थे। 10 जुमलादार एक हजारी के अधीन होते थे और 5 हजारी एक पंच हजारी के अंतर्गत उसके अधीन होते थे। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी होते थे। सेना के साथ युद्ध में स्त्रियों का जाना वर्जित था, मना था कि स्त्रियां युद्ध में भाग नहीं ले सकती। किले मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे। किले में 3 अधिकारी होते थे। वास्तव में पहाड़ी दुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्र जो हवलदार के अधीन होते थे शिवाजी की प्रशासनिक इकाई थे। हवलदार के नेतृत्व में विभिन्न जातियों के सैनिकों की भर्ती करके दुर्ग सेना का गठन किया जाता था। सर ए नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। सर ए नौबत मराठा तथा सबनीस ब्राह्मण होते थे। सबनीस यानी ब्राह्मण नागरिक, असैनिक और राजस्व प्रशासन देखता था। रसद और सैनिक सामग्री की देखभाल कारखाना नवीस करता था। विश्वासघात को रोकने के लिए शिवाजी ने प्रत्येक सेना में भिन्न भिन्न जातियों के सैनिक रखे हुए थे। सैनिकों को नकद वेतन दिया जाता था। शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण करवाया जो 2 कमानों में बटी हुई थी। एक दरिया सारंग जो कि मुसलमानों के अंतर्गत थी तथा दूसरी नायक, इसका नेतृत्व हिंदू करते थे, हिंद के अधीन रहती थी। शिवाजी ने 1669 ईस्वी में दरिया सारंग के नेतृत्व में जंजीरा की सिदियों पर आक्रमण किया। मावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। मावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी। गुमास्ता सरदेशमुखी वसूल करने वाले अधिकारी कहलाते थे गुमास्ता। पाटिल या मामलतदार तथा सर सूबेदार क्रमशः गांव, पाटिल जो है वो गांव तथा मामलतदार ये जिले का तथा सर सूबेदार प्रांत या सूबे का न्यायिक अधिकारी होते थे। उपरिस बटाईदार थे जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। शिवाजी की धार्मिक नीति के विषय में देखें। शिवाजी धर्म सहिष्णु तथा उदार थे। उन्होंने कभी भी इस्लाम से जुड़ी चीज़ों का अपमान नहीं किया। उनका कटु आलोचक इतिहासकार खाफी खां भी उनकी धार्मिक नीति की प्रशंसा करता है। अन्य प्रशासनिक अधिकारी देखें। मजमुआदार या मजूमदार आय व्यय का निरीक्षक होता था। मिरासदार जमींदार कहलाता था। पाटिल या पटेल ग्राम का मुखिया या मुख्य अधिकारी था जो कर संबंधी न्यायिक तथा अन्य प्रशासनिक कार्य करता था। कौन? पाटिल या पटेल। कुलकर्णी लेखपाल या चौगुले ये भूमि का लेखा जोखा रखता था। कौन? कुलकर्णी। पटेल
का सहायक कहलाता था कुलकर्णी, तथा कुलकर्णी के लेखों की देखभाल करता था। 12 वलूटे या शिल्पी ग्राम की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। 12 वलूटे या शिल्पी मामलतदार एवं कामविसदार ग्रामों में कर निर्धारण यानी टैक्स के निर्धारण के लिए पटेल के परामर्श से करते थे। इसके अतिरिक्त ये जिले में पेशवा के प्रतिनिधि भी होते थे। मामलतदार कामविसदार चौथ भी वसूलता था। देशमुख मामलतदार के ऊपर नियंत्रण रखते थे। कौन? देशमुख। और देश पांडे जिसको जिलाधिकारी कहते हैं, उनकी पुष्टि के बिना कोई लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था। देश पांडे कहलाते थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी हैं संभाजी। 1680 से 1689 कार्यकाल रहा इनका। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद था। अतः शिवाजी का दूसरा पुत्र राजा राम गद्दी पर बैठा, लेकिन 20 जुलाई 1680 को राजा राम को गद्दी से उतारकर संभाजी सेनापति हम्मीराव मोहिते की सहायता से गद्दी पर बैठी। संभाजी के शासनकाल में षड्यंत्र एवं विद्रोह हुए, जिससे उनका शासनकाल स्थिर नहीं रहा। संभाजी का विश्वास मराठा सरदारों पर से उठ गया तथा उसने उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकार सौंप दिया। संभाजी का पुर्तगालियों एवं सिद्दियों से संघर्ष हुआ। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण भी दिया। फलतः उसे औरंगजेब का कोपभाजन बनना पड़ा। मुगल सेनापति मुकर्रब खां ने 1689 ईस्वी को संगमेश्वर के पास नावड़ी गांव से संभाजी एवं कवि कलश को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और औरंगजेब ने कोड़े गांव में दोनों की हत्या करवा दी। यह औरंगजेब की अदूरदर्शिता का एक उदाहरण था। औरंगजेब ने मराठों के साथ शांति स्थापना का एक और अवसर चांस खो दिया तथा मराठा शासक की हत्या करवाकर मराठों को अपना प्रबल शत्रु बना लिया। अगला शासक रहा राजा राम। इसका शासनकाल था 1689 से 1700 ईस्वी तक। संभाजी की हत्या के बाद राजा राम को मराठा मंत्रिपरिषद ने कैद से मुक्त करके शासक घोषित किया, क्योंकि संभाजी का पुत्र साहू अल्पवयस्क था, नाबालिग था। राजा राम ने स्वयं को साहू का प्रतिनिधि ही माना तथा कभी गद्दी पर नहीं बैठा। इस समय मराठे मुगलों से जूझ रहे थे तथा राजा राम ने सुरक्षा की दृष्टि से रायगढ़ के स्थान पर दक्षिणी क्षेत्र में स्थित जिंजी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। मुगलों ने रायगढ़ पर अधिकार करके साहू तथा उनकी माता येसुबाई को कैद कर लिया। साहू को औरंगजेब ने राजा की उपाधि तथा मनसब प्रदान किया, परंतु साहू एक तरह से मुगलों का कैदी ही रहा। मराठा क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर मुगल अधिकार हो गया तथा इसके विरुद्ध मराठों का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। ऐसे में उनके योग्य मराठा सरदारों ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया तथा मुगलों का इस क्षेत्र में बने रहना लगभग असंभव बना दिया। ऐसे सरदारों में संताजी घोरपड़े, प्रहलाद नीराजी, रघुनाथ पंत हनुमंते और धनाजी जाधव, त्रयंबक राव मोरे आदि प्रमुख थे। राजा राम ने एक नए पद प्रतिनिधि का सृजन किया, साथ ही उसने सरदारों को जागीरें प्रदान की और सरदारों को अपनी सेनाएं रखने की छूट भी दे रखी थी। इससे भविष्य में मराठा सरदारों की स्वायत्त सत्ता तथा अंततः मराठा संघ निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। अगला शासक रहा शिवाजी द्वितीय। 1700 से 1707 ईस्वी तक, यानी 7 वर्ष इसका कार्यकाल रहा शिवाजी द्वितीय।
राजा राम की मृत्यु के पश्चात राजा राम के अल्पवयस्क यानी नाबालिग पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया गया तथा राजा राम की पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बनी। ताराबाई के काल में मराठों का पुनः उत्थान हुआ और मराठों ने सतारा, रायगढ़, सिंहगढ़ आदि किलों पर अधिकार कर लिया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तथा जुल्फिकार खां के कहने पर आजम यानी बहादुर शाह प्रथम ने साहू को 18 वर्ष के बंदी जीवन से मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। साहू ने गद्दी पर अपना दावा पेश किया। परिणाम स्वरूप मराठों में आंतरिक संघर्ष छिड़ गया। नवंबर 1707 ईस्वी में साहू ने खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को पराजित कर दिया और वह भागकर दक्षिण महाराष्ट्र चली गईं और उत्तरी क्षेत्रों पर साहू का अधिकार हो गया। 1714 ईस्वी में राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई ने ताराबाई तथा उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय को कैद करके कोल्हापुर पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र संभाजी द्वितीय को मराठा छत्रपति कोल्हापुर में घोषित किया। अगला शासक रहा साहू, जो कि 1707 से 1749 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। साहू का राज्याभिषेक फरवरी 1708 में सतारा में हुआ, जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया था। दक्षिण में कोल्हापुर को आधार बनाकर ताराबाई शासन कर रही थी। अंततः मराठों का आपसी संघर्ष 1731 ईस्वी में वारना की संधि से समाप्त हुई, जब साहू तथा राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई से उत्पन्न पुत्र संभाजी द्वितीय के मध्य समझौता हुआ कि उत्तरी क्षेत्र में सतारा को राजधानी बनाकर साहू तथा दक्षिणी क्षेत्र में कोल्हापुर को राजधानी बनाकर संभाजी द्वितीय शासन करेंगे। 1708 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते सैन्य व्यवस्थापक पद पर आसीन किया एवं 1713 ईस्वी में उसे पेशवा बना दिया। साहू के बुरे दिनों में बालाजी विश्वनाथ ने उसका साथ दिया। यही कारण था कि साहू ने उसको प्रमुख पद प्रदान किया। बालाजी विश्वनाथ के पेशवा बनने के बाद पेशवा पद धीरे धीरे मराठा राजनीति का प्रमुख पद बन गया तथा छत्रपति प्रभावहीन होता गया। चूंकि साहू के कोई पुत्र नहीं था, परिणामतः उसने ताराबाई द्वारा प्रस्तुत बच्चे को छत्रपति बनाया था, किंतु ताराबाई द्वारा घोषित शिवाजी द्वितीय का पुत्र राजाराम द्वितीय असली पुत्र नहीं था। अतः पेशवा की निगाह में छत्रपति का महत्व खत्म हो गया और छत्रपति सतारा में नाम मात्र का शासक रह गया। पेशवा बालाजी बाजीराव तथा राजाराम द्वितीय के मध्य संगोला की संधि से 1750 ईस्वी यानी जो कि संगोला की संधि हुई वो 1750 ईस्वी में हुई, उसमें पेशवा मराठा संघ का वास्तविक प्रधान बन गया। यहाँ पर हम सेल्फ चेक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में पढ़ेंगे। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा या राजनीतिक जागृति? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ये सभी हाँ, ये सभी। अगला प्रश्न है कथन ए, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे। दूसरा, इसका कारण आर दिया गया है, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो इसमें सही विकल्प होगा ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी। ए सही, आर गलत, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है शिवाजी के अष्टप्रधान का वो सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो कौन था? पेशवा, सचिव, पंडित राव या फिर सुमंत? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुमंत, जिसको विदेश प्रभार का कार्य दिया गया था, सुमंत कहलाता था, ऑप्शन डी। सुमेलित कीजिए मजमुआदार सुरून नवीस, सुमंत और सर ए नौबत। तो इसमें इसका ए का हो जाएगा वित्त मंत्री, सुरून नवीस का हो जाएगा पत्र व्यवहार से संबंधित और सुमंत का विदेश मंत्री, सर ए नौबत का सेनापति। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 3 2 1।
यदि हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक भी पहुंच सके। अगले पार्ट में हम भारत का इतिहास के अंतर्गत पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति का उत्कर्ष को पढ़ेंगे। धन्यवाद।